हेलो दोस्तों, कैफे आईएएस में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बारे में बात करेंगे। बहुत लोगों को एक क्यूरोसिटी होती है कि जानने की कि आईएएस के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या हैं, तो वही चीज़ हम डिटेल में आज कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पहले तो जनरली लोग आना क्यों चाहते हैं आईएएस में। देखिए, कई लोगों का एम होता है कि लोगों की सेवा करनी है, देश के लिए कुछ करना है, स्टेटेड एम है। बट मोस्ट ऑफ द लोगों का, मैं ये नहीं कह रहा हर एक का, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये होता है दे नीड पावर, दे नीड सोशल स्टेटस, एलीट लाइफस्टाइल। तो इस तरह की चीज़ों के लिए लोग आना पसंद करते हैं आईएएस में, क्योंकि देखिए एक एग्ज़ाम है, सिर्फ एक एग्ज़ाम है, एक झटके में आपकी लाइफ यहाँ से यहाँ पहुँचा देता है इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब है सिविल सर्विसेज की। ठीक है, हाईली कोवेटेड गवर्नमेंट पोजीशन है और इसका रिक्रूटमेंट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, 3 फेजेस में होता है, उससे होता है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं कि जनरली एक आईएएस का फंक्शन क्या होता है। इन जनरल 3 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इज लॉ एंड ऑर्डर, सेकेंड इज पॉलिसी एट ग्रास रूट लेवल, तीसरा है रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लॉ एंड ऑर्डर में क्या करता है, दे मेंटेन ऑर्डर एंड पीस इन द सोसाइटी। दूसरा है कि एट हायर लेवल वो पॉलिसी भी फॉर्मुलेट करते हैं और एंट्री लेवल पे दे हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज, राइट, एट ग्रास रूट लेवल। दूसरा है रेवेन्यू कलेक्शन हो या रेवेन्यू के मैटर्स में फंक्शनिंग एज ए कोर्ट हो, उस तरह के फंक्शंस भी आईएएस के लिए हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जाम। इस एग्जाम में 3 स्टेजेस होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था। पहली है प्रीलिम्स, दूसरी मेंस और तीसरी इंटरव्यू। प्रीलिम्स में क्या होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं और 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जनरल स्टडीज़ का, दूसरा होता है सीसेट का। इसमें क्या होता है, आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है। इसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स के भी होंगे, रीजनिंग के होंगे और कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो बहुत ही जनरल लेवल के क्वेश्चन होते हैं। दे बोथ आर क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग का पेपर का मतलब है कि जो फाइनल मार्क्स आते हैं आपके इस एग्ज़ाम में, उनमें वो ये मार्क्स नहीं जोड़े जाते। इससे एग्ज़ाम ऑफ और स्टेज ऑफ रिजेक्शन, एलिमिनेशन। यहाँ पे अगर आप एलिमिनेट हो गए तो आप आगे नहीं जा पाएंगे, अगर यहाँ पे पास हो गए तो फिर आप आगे की जो प्रोसेस हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और वहाँ पे आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो कौन सी स्टेज है वो, दूसरी स्टेज होती है मेंस की। मेंस में क्या होता है आपका, मेंस में आपके होते हैं 4 सब्जेक्ट पेपर्स होते हैं, GS1, GS2, 3 एंड 4। ठीक है, सिलेबस क्या है इनका ये भी डिटेल में हम एक वीडियो बना देंगे, नहीं तो जनरली आप यूपीएससी का सिलेबस देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। पहले में जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है, दूसरे में मेनली पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, तीसरे में इकोनॉमी, चौथे में एथिक्स वगैरह है। ठीक है, तो या इसके साथ साथ इसमें 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, इनको कंपलसरी पेपर कहा जाता है, ये भी क्वालिफाइंग होते हैं। यानी ये लैंग्वेज के पेपर, फॉर एग्जांपल वन इज़ इंग्लिश एंड सेकेंड इज़ कोई भी लैंग्वेज। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जनरली पीपल प्रेफर हिंदी। तो इनमें आपको बस पास करना होता है। देखिए, कई ऐसे केसेस भी आए हैं जिनके टोटल GS 1, 2, 3, 4 में हाईएस्ट मार्क थे, लेकिन इंग्लिश हिंदी में क्वालिफाई नहीं कर पाए, सो वो रिजेक्ट हो गए। सो दिस पेपर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक ऐसे का पेपर होता है और 2 पेपर होते हैं आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट के, राइट। तो मेंस का ये सिलेबस होता है, एक पैटर्न होता है। यहाँ पर आप क्वालिफाई करते हैं तो यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू ना कह के यूपीएससी इसको पर्सनैलिटी टेस्ट कहता है। देखिए, आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है, वो ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है यूपीएससी। वो आपके बारे में जानना चाहता है कि आपके ट्रेड्स क्या हैं, आप स्ट्रेस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, अगर आपको रियल लाइफ की कंडीशंस दी जाएँ तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है, क्विक सॉल्यूशन है, आपकी स्ट्रेस में सोचने की जो थिंकिंग एबिलिटी है वो कैसी है, राइट। सो एक ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। यहाँ पे आपके फाइनल काउंट होता है एंड देन यू आर रिकमेंडेड बाय यूपीएससी फॉर डिफरेंट सर्विसेज। ठीक है, मेनली जो ऑल इंडिया सर्विसेज मानी जाती हैं वो 3 मानी जाती हैं। पहली है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दूसरी है इंडियन पुलिस सर्विसेज और तीसरी है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम। अच्छा, ये को पॉज करके आप देख लीजिएगा कि वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज कौन सी होती हैं। फॉरेस्ट, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा और भी सर्विसेज हैं, जैसे अकाउंट सर्विसेज है, रेवेन्यू सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज। तो ये सारी पॉज करके आप देख सकते हैं।
ठीक है, अब आते हैं मेन पे, जिसके लिए कई लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं कि आईएएस से पर्क्स और प्रिविलेजेस क्या होते हैं, उनको क्या सैलरी मिलती है और किस तरह के और बेनिफिट्स मिलते हैं। पहले लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी। बेसिक सैलरी 56,100 होती है एंट्री लेवल पे, ठीक है। एंट्री लेवल क्या होता है, लेवल 10 होता है, और एंट्री लेवल जॉब क्या होती है, एसडीएम, एक आईएएस के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये बेसिक सैलरी, इसके अलावा इसमें डीए भी ऐड होता है, महंगाई भत्ता। दूसरा एचआरए, या तो उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है, अगर नहीं दिया गया तो ये वाला भत्ता दे दिया जाता है उनके अकोमोडेशन के लिए। जनरली उनको अकोमोडेशन, बहुत अच्छा अकोमोडेशन, रहने की जगह प्रोवाइड करी जाती है। इसके साथ साथ मेडिकल बेनिफिट्स हैं, टीए डीए भी होते हैं, ठीक है। ये सारे मिला के ऑलमोस्ट सैलरी और सारे बेनिफिट्स मिला के एक आईएएस की सैलरी, एंट्री लेवल सैलरी ऑलमोस्ट 1 लाख के पार पहुंच जाती है, 1 लाख के अराउंड हो जाती है, राइट। इसमें डिडक्शंस भी इंक्लूडेड है। डिडक्शंस कौन कौन से, पीएफ कंट्रीब्यूशन, आपके टैक्सेस हैं, प्रोफेशनल टैक्सेस वगैरह, ये सारे डिडक्शन में आ जाते हैं, राइट। तो ये बेसिक सैलरी है। और जब आप एंट्री करते हैं, लवासना में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो ऑफिसर ट्रेनी बोला जाता है उनको। ऑफिसर ट्रेनी को ऑलमोस्ट सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं एक्सेप्ट एचआरए। एचआरए क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि उनको वहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। बाकी सारे बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। प्रमोशन की टाइमलाइन देख लेते हैं। एक सिंपल सी टाइमलाइन है कि आप एक पहले लेवल पे एसडीएम एंट्री करोगे, फिर डीएम, अगर आप लकी हुए तो डीएम आप कंटिन्यू कर सकते हो। नहीं, अगर डीएम यानी फील्ड जॉब होती है, फील्ड जॉब इज ऑलवेज प्रीफर्ड। देखिए जनरली एक आईएएस 5 से 10 साल ही पूरे करियर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रह पाता है, ठीक है। नहीं तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, सचिवालयों में, सेक्रेटेरिएट्स में। वहाँ पर वो डेप्यूटी सेक्रेटरी भी बन सकता है, डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट भी संभाल सकता है। तो ये करियर प्रोग्रेशन है। फाइनल जो टॉप पोस्ट होती है वो कौन सी होती है, स्टेट की बात करें तो स्टेट में एक आईएएस की टॉप पोजीशन होती है चीफ सेक्रेटरी की, और यूनियन लेवल पे सबसे बड़ी पोस्ट होती है कैबिनेट सेक्रेटरी की। इसके लिए साथ साथ देखो मैंने कौन कौन से लेवल हैं और कितने साल लगते हैं जनरली, वो भी मेंशन किया हुआ है। तो एक कैबिनेट सेक्रेटरी बनने के लिए 36+ ईयर के एक्सपीरियंस की जनरली ज़रूरत होती है। इसलिए कहते हैं ना कि जो लोग जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं आईएएस में एट द एज ऑफ 20 to 25, उनके चांसेस होते हैं कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुँच सकते हैं, राइट। हमारे करंट सेक्रेटरी कौन है, राजीव गौबा, उनका ये देखिए। और एक कैबिनेट सेक्रेटरी की जो सैलरी होती है वो होती है 2,50,000 रुपीज़, राइट। तो हमने बेसिक सैलरी, कैरियर प्रोग्रेशन, फंक्शन ये डिस्कस कर लिए। लेट्स मूव टू द अकोमोडेशन पार्ट। अकोमोडेशन में किस तरह का मिलता है कि वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वाले जो वीवीआईपी जोन्स में, उनको एक डुप्लेक्स बंगलो एंटाइटल्ड होता है। यानी स्टेट कैपिटल में अगर वो रहते हैं, डिप्लॉय किए गए हैं, तो उनको डुप्लेक्स बंगला के लिए वो एंटाइटल्ड हैं वीवीआईपी जोन में। उसके साथ साथ स्टेट कैपिटल्स में उनको रेंट फ्री रेजिडेंस भी दिया जाता है, यानी ऐसे आवास जहाँ पर उनको या तो बिल्कुल रेंट नहीं देना पड़ता या बहुत ही कम रेंट देना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर में अगर एक आईएएस ऑफिसर जाता है या डिप्लॉय किया जाता है तो उसको सर्विस क्वार्टर मिलता है, जिसकी उसकी भी उसे कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। साथ साथ देखो ये ऑब्वियस है, कोई भी गवर्नमेंट बेंगलोर्स हैं, सर्किट हाउस हैं, रेस्ट हाउसेज हैं, हॉलीडे ट्रिप के लिए गए हैं, भले ही वो ऑफिशियल है या नहीं है, तो उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है बहुत ही सब्सिडाइज कॉस्ट में, बहुत ही मिनिमल अमाउंट में उनको हाईएस्ट फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। देखिए कुछ फोटोज़ देखिए किस तरह के अकोमोडेशन स्टेट हाउस एंड बंगलोस वगैरह होते हैं। सी दिस, क्या ये फैसिनेटिंग नहीं है? और भी इमेजेस हैं, अब देखिए। तो ये सारे उनको दिए जाते हैं, राइट। लेट्स मूव टू द ट्रांसपोर्ट व्हीकल। कि आईएएस ऑफिसर को कम से कम एक व्हीकल तो मिलेगा ही, मिनिमम 1, और मैक्सिमम वो 3 ऑफिशियल व्हीकल भी रख सकता है अलॉन्ग विद द ड्राइवर एंड शॉफर। ड्राइवर या शॉफर जो भी कहो एक ही बात है, ठीक है। तो ड्राइवर मिलेगा उनको और 1 से 3 व्हीकल्स तक रख सकता है। और जनरली जो कार्स प्रोवाइडेड होती हैं उनमें ब्लू बीकन होता है, हालांकि ये कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट सिक्योरिटी। आईएएस ऑफिसर होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के या फिर एक यूनियन गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट फंक्शनरी होते हैं, तो उनको और उनकी फैमिली को अटमोस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर वे स्टेट हेड क्वार्टर में पोस्टेड हैं तो उनको या तो 3 होम गार्ड्स दिए जाएंगे
प्लस उनको 2 बॉडीगार्ड भी दिए जाएंगे, ठीक है, 3 होम गार्ड्स एंड 2 बॉडीगार्ड्स, राइट। इन केस ऑफ थ्रेट, अगर उनके लिए लाइफ को उनको थ्रेट मिला है तो स्पेशल टास्क फोर्स के कमांडो, जो स्पेशल टास्क फोर्स होते हैं, उनके कमांडो उनके प्रोटेक्शन के लिए आते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आप डीएम हैं, आप किसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के, तो पूरी की पूरी पुलिस फोर्स है वो आपके डिस्पोजल पे है, आप उनके मुखिया हो। हालांकि आईपीएस है लेकिन डीएम का कमांड पे सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारे एक आईएएस ऑफिसर हैं, कितनी बढ़िया सिक्योरिटी मिली हुई है। दूसरा एग्जांपल देखिए, अच्छा ये वाली इमेज सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव पर्पज़ के लिए, ये हमारे पीएम मोदी साहब हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि एक आईएएस ऑफिसर को कितनी सिक्योरिटी मिलती है। उनको कमांडोज भी मिल सकते हैं अगर उनकी लाइफ को थ्रेट हो तो, और पूरी पुलिस फोर्स उनके डिस्पोजल पे होती है। पासपोर्ट की बात करें, पासपोर्ट देखो जनरली 3 तरह के होते हैं इंडिया में। एक तो मरून पासपोर्ट होता है, एक वाइट पासपोर्ट होता है, और तीसरा जो पासपोर्ट होता है जो सारे कॉमन इंडियंस को अलॉट किया जाता है, इश्यू किया जाता है, होता है ब्लू। तो ऑर्डिनरी एक पासपोर्ट होता है, ब्लू पासपोर्ट होता है अगर पर्सनली वो ट्रैवल कर रहे हैं। अगर ऑफिशियल पर्पज से अगर ट्रैवल कर रहे हैं, दे विल बी इशूड है वाइट ऑफिशियल पासपोर्ट। अगर डिप्लोमेट की तरह अगर जा रहे हैं, किसी डिप्लोमेटिक मिशन पे जा रहे हैं किसी कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, देन दे विल बी इशूड अ मरून पासपोर्ट, राइट। तो 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं, ये देख लीजिए आप, 3 तरह के पासपोर्ट हैं, मरून, ब्लू एंड वाइट, ठीक है। इसके साथ साथ वे कई फ्री सर्विसेज यूटिलिटी के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। देखिए, या तो फ्री होंगी या ये सर्विसेज हाईली सब्सिडाइज्ड होती हैं। इधर टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, मेड, शेफ, गार्डनर, कुक्स, सिक्योरिटी गार्ड, वाईफाई, ये सारी की सारी या तो फ्री होती हैं या फिर बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट में होती हैं। तो ये सारी सुविधाएं एक आईएएस ऑफिसर को मिलती हैं, करेक्ट। बहुत जनरल है, जनरली सबको पता होता है, बट एक कंप्रहेंसिव कवरेज के लिए हम सारे देख ही रहे हैं तो ये भी मेंशन करना जरूरी है। हाँ, स्टडी लीव्स। स्टडी लीव्स में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं जैसे येल, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी में जाने का उनको अवसर मिल सकता है। यानी कि ऐसी यूनिवर्सिटी में दे कैन गो फॉर हायर स्टडीज़ एंड स्टडी लीव उनको मिल सकती है, 4 साल तक की स्टडी लीव मिल सकती है। वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, अपने आप की को अपग्रेड कर सकते हैं, जो एजुकेशन है, नई डिग्रीज ले सकते हैं। सो दे कैन परस्यू कोर्सेज एट प्रेस्टिजियस फॉरेन यूनिवर्सिटी। और उसकी कॉस्ट कौन बॉर्न करेगा, कॉस्ट कौन पे करेगा, ये सारी फीस और रहने का खर्चा गवर्नमेंट। देख कितना बड़ा बेनिफिट है उनका। एक तो एडमिशन आसान हो जाता है, दूसरा उनको लीव भी मिल जाती है, सर्विस कंटिन्यूएशन हो जाती है, तीसरा उनकी जो कॉस्ट फीस रहने का खर्चा है वो बॉर्न कौन करता है, वो वहन कौन करता है, गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन ये देखो, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस ऑब्वियसली होंगे ही। कम से कम 7 साल की सर्विस आपको कंप्लीट करना जरूरी है। 7 साल के बाद आप एंटाइटल हो जाते हैं, अवेल कर सकते, एलिजिबल हो जाते हैं स्टडी लीव्स को अवेल करने के लिए। और नॉर्थ ईस्ट के केस में 6 साल के बाद ही आप स्टडी लीव के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ देखिए किस तरह की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कितने ब्यूटीफुल कैंपसेस, एक्सीलेंट फैकल्टीज, एक्सीलेंट लाइफस्टाइल, राइट। सो दिस इज द काइंड ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यू कैन हैव एक्सेस टू। कुछ और पक्ष देख लेते हैं, ठीक है। इनवाइटेड टू ऑल मेजर इवेंट्स, ठीक है, सारे कुछ मेजर इवेंट्स हैं, तो आप ये उस डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े हेड हो तो आपको इनवाइट तो किया ही जाएगा। जॉब सिक्योरिटी है, लाइफ टाइम पेंशन भी मिलती है। पोस्ट रिटायरमेंट के बाद आप किसी ट्रिब्यूनल या कमीशन के को अपॉइंट किया जा सकता है। इसके साथ साथ बेनिफिट ये है कि जो एमएनसीज हैं बहुत ही हाई पैकेजेस पे ब्यूरोक्रेट्स को एज ए डायरेक्टर, चेयरपर्सन या अपने बोर्ड में उनको जगह देती हैं, राइट। ट्रिप्स, ठीक है, अगर ऑफिशियल देखिए जलवे देखिए एक आईएएस ऑफिसर के, अगर वो ऑफिशियल ट्रिप पे है ना तो एक प्लेन को भी डिले करा सकता है। अगर कुछ रीजन से उसको डिले हो गया तो वो पूरे प्लेन को डिले करा सकता है। डिप्लोमेटिक अगर किसी काम से जा रहा है तो उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलेगी मरून पासपोर्ट के साथ, यानी कि कोई भी पर्सन उसको अरेस्ट नहीं कर सकता डिप्लोमेट को, ठीक है। बैंक के प्रेफरेंशियल क्लाइंट्स होते हैं ये, उनकी सर्विसेज को जनरली अपग्रेड कर दिया जाता है प्रिविलेज्ड वन की तरह, ठीक है। और आपको ब्रांच को पर्सनली विजिट करने की ज़रूरत नहीं, खुद मैनेजर आके बोलेगा सर आपको क्या चाहिए,
दिस इज द काइंड ऑफ अनऑफिशियल पर्क्स यू गेट। दूसरा, जब आप जूनियर सेक्रेटरी के लेवल से ऊंचे पहुंच जाते हो और अब्रॉड के लिए किसी ऑफिशियल ट्रिप पे ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बिजनेस क्लास मिलती है, और बिजनेस क्लास मिलती है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंजेस होते हैं जहाँ पे कुछ भी खाने पीने का या फिर आराम करने का सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो उनका एक्सेस भी आपको मिल जाता है। डोमेस्टिक ट्रैवल में भले ही आप इकोनॉमी क्लास ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन आपके एक कार्ड दिखाने से, आई कार्ड दिखाने से यू कैन एक्सेस VIP लॉन्जेस, इतनी पावर होती है, ठीक है। जनरली जो टोल फ्री एक्सेस होता है उनके लिए, और अगर आप पीछे लाइन में तो आपको फास्ट ट्रैक कर दिया जाता है, सारे टोल प्लाजास पे आपको प्रायोरिटी मिलती है। दूसरा है स्टेट वो भवन्स में जब विजिट करते हैं, एक IAS किसी दूसरे स्टेट में या फिर न्यू दिल्ली में विजिट करता है, तो दे आर एंटाइटल्ड टू स्टे इन 5 स्टार होटल, लेकिन वो स्टेट भवन्स में रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? क्योंकि सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट तो होता ही है, लेकिन बहुत अच्छा खाना सब्सिडी पे मिलता है, यानी बहुत कम प्राइस में आपको बहुत अच्छा खाना मिलेगा, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मिलेगा। कॉस्ट क्या है, रेट क्या है? एक ऑफिशियल विजिट के लिए सब कुछ मिला के एक दिन का आपका कॉस्ट आएगा सिर्फ 100 रुपीज़ पर डे, और ऑफिशियल नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा देने पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कितना देना पड़ेगा? 300 रुपये पर डे। सी हाउ इकोनॉमिक इट इज। अब देखिए, स्टेट भवन की कार्स होती हैं जिन पे एक होम मिनिस्ट्री का पार्किंग स्टिकर होता है, वो भी आप आसानी से अवेल कर सकते हो, जो आपको पूरे स्टेट कैपिटल में घुमा सकती है, राइट। यार एक्सेस हैं, देखिए कुछ फोटोज़ दिए हुए हैं, अब देख लीजिए। ये लॉन्ज, एग्जीक्यूटिव लॉन्ज का एक्सेस है एयरपोर्ट्स पे, ऊपर स्टेट भवन था इससे पहले, राइट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एलीट क्लब्स होते हैं, जैसे दिल्ली गोल्फ क्लब, दिल्ली जिम खाना, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और द इंडिया हैबिटेट सेंटर। इन सारे एक्सक्लूसिव क्लब्स का एक फ़ोन कॉल पे, मिनिस्ट्री से आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो एक फ़ोन कॉल पे आपको एक्सेस मिल जाता है, मेंबरशिप मिल जाती है। अगर इनमें से भी बाई चांस अगर कुछ ना हो पाया, तो आप प्रॉपर सिविल सर्वेंट्स के लिए रिजर्व होता है सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट। उसमें भी सब तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, गेमिंग की, स्पोर्ट्स की, आपके रिलैक्स होने की, कुछ भी कर सकते हैं आप वहाँ पे, ठीक है। इट इज़ एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर सिविल सर्वेंट्स। सो वंस यू बिकम एन IAS, अब आप इन सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाते हो, तो देखिए इतने सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं। अगर यहाँ पर मेहनत बढ़ी है तो उसके इंसेंटिव्स भी बहुत बड़े हैं। आप जो सोच रहे हैं उससे भी अच्छे इंसेंटिव्स हैं अगर आप इन सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो क्या ये मोटिवेशन काफ़ी नहीं है? देखिए, देश सेवा का, समाज सेवा का अपना मोटिवेशन इन इटसेल्फ आर क्वाइट एनफ, लेकिन साथ साथ में पर्सनल मोटिवेशन के लिए आपको कुछ इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो जब भी आपको ये लगे तो एक बार ये देखिए, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को देखिए, दे विल मोटिवेट यू टू वर्क हार्डर